everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we will solve some questions relating to Indian Contract Act 1872 so that you can prepare it accordingly if you haven't gone through such questions. So let's start. Particularly if you are preparing for any entrance examination or for any examination, either it is competitive or entrance examination, certain things you have to be clear. For example, there are certain case laws that you have to remember no matter what. You have to cram the principle held down and all the things which are important in that case. And we have seen that the pattern of the examination is continuously evolving, it is changing, and it is not as same as the previous one. So you can't say that it is going to be same in the next exam. That pattern is going to be followed in the next exam as well. As we have seen in AIB exam, the pattern was totally different that was in AIB 20. So let's start with the video and I will explain the case laws that can be helpful for you all. So let's start. तो एक साइड पे लिस्ट 1 दी गई है, एक साइड पे लिस्ट 2 है. कुछ टर्म्स एंड कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिस्ट 1 में दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में जो है केस लॉज दिए गए हैं जो इन टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स से रिलेट है. अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक जस्ट क्विक ओवरव्यू दूंगी इन टर्म्स का, सो दैट आपको थोड़ा जो है वो आप रिकॉल कर सको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ सर्टेन सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दैट इज़ रिलेटेड टू दीज टर्म्स. सो सबसे पहले हम इजी वाला पिक करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल भी है. अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो अंडर सेक्शन 16 है एंड सेक्शन 14 जो है वो बात करता है कि व्हेन कंसेंट इज़ नॉट फ्री. तो व्हेन कंसेंट इज़ नॉट फ्री ये एक्सप्लेन है सेक्शन 16 में. अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोersion है, ये सारे जो हैं ये क्या बनाते हैं, कंसेंट को फ्री नहीं बनाते हैं. तो सेक्शन 14 जो है फ्री कंसेंट की बात करता है, सेक्शन 16 जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है. सो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का आ जाए कि कौन सा सेक्शन है तो आपको याद होगा कि सेक्शन 16 है, राइट. अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टर्म्स 2 बार दिया गया है तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा. कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है. मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दूंगी और 1-2 केस लॉ बताऊंगी जो है वो डॉक्ट्रिन के साथ रिलेटेड है. एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है बेसिकली? इट मीन्स कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पास ही एक पावर है बोल सकते हैं, या लीगल पावर है कि वो जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स करा सकते हैं या दूसरी पार्टी को स्यू कर सकते हैं. सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट it only allows parties to contract to enforce the contract or to sue the other party. ठीक है. अब एग्जाम्पल है इसमें strangers to contract की एंड strangers to consideration की. strangers to contract फॉर एग्जाम्पल A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका बेनिफिट होगा C को. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जिसका बेनिफिट होगा C को. अब अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फ्रिंज होता है या वॉयलेट होता है या कुछ भी किसी भी कारण के कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स नहीं हो पाता तो सी जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, या किसी भी पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उसको स्यू नहीं कर सकता क्योंकि सी क्या है इसमें, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है. यही जो है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलती है कि सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के पास ही लीगल पावर है या लीगल स्टैंडिंग है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकें या जो है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकें. सो एग्जांपल ये है, स्ट्रेंजर्स टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अगर ए बी के लिए बी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, तो अगर किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता तो सी के पास कोई भी पावर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने की या पार्टीज को सू करने की, बिकॉज ही इज़ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड नाउ सेकेंड इज स्ट्रेंजर्स टू कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन जो है वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन. सो स्ट्रेंजर्स टू कंसिडरेशन में जो लैंडमार्क केसेस हैं वो देखते हैं हम. सबसे पहले चेन्नैया वर्सेस रमाया 1882 का 4 मद्रास 137, ये केस की साइटेशन है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको. सेकेंडली अब इसके फैक्ट्स क्या हैं.
एक मद्रासी लेडी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी डॉटर बी को गिफ्ट कर दी थी, ठीक है। एंड ऑल्सो शी मेड सम डायरेक्शंस दैट बी टू गिव एन्युटी ऑफ ₹650 एवरी ईयर टू हर ब्रदर पी, ठीक है। उसने बोला कि मेरे ब्रदर को हर साल 650 एन्युटी जो है वो बी देगी। उसी दिन बी ने जो है एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा पी के फेवर में एंड प्रॉमिस करा कि येस मैं जो है वो ए की डायरेक्शंस जो है वो फॉलो करूँगी जो उसने दी हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि पी ने जो है वो पैसे देने या वो जो एन्युटी थी जो 650 एवरी ईयर देनी थी उसने वो बंद कर दी। अब पी ने जो है वो बी को स्यू कर लिया। अब क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि क्या पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स कर सकता है और बी को स्यू कर सकता है। सो इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट पी वॉज नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पीज क्लेम वॉज डिक्रीड, ठीक है। नेक्स्ट है रेस एक्सटेंशा, इट मीन्स एक्सटेंड थिंग्स। एक्सटेंड थिंग्स मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, जो है इन एग्जिस्टेंस में। सेक्शन 20 उनके बारे में बात करता है। जब दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी मिस्टेक के अंडर, वो मिस्टेक कौन सी होनी चाहिए, लॉ की नहीं बल्कि फैक्ट की, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट जो इसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए। अगर कोई भी एग्रीमेंट करती हैं तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड हो जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, म्यूचुअल या बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है, एक तरफा या दोनों तरफा मिस्टेक हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी एग्जिस्टेंस पहले होनी चाहिए, ठीक है। कोई फंडामेंटल फैक्ट वो होना चाहिए। फैक्ट मीन्स जो ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, ए एग्री टू सेल अ लाइफ एस्टेट टू सी डिपेंडिंग अपॉन लाइफ ऑफ बी। बी जो है वो ऑलरेडी डेड था तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। देन इज A agreed to buy horse N from B. N, that was the horse, was dead at the time of bargaining. Neither party know that horse was dead. So such an agreement is void. अब इसकी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो ये एक्सटेंड थिंग्स वाला जो है वो एग्रीमेंट वो कभी भी जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा। एंड सेक्शन 65 जो इसके बारे में फर्दर बात करता है कि अगर कोई भी बेनिफिट जो रिसीव करा गया है, कोई मनी या कोई एडवांटेज जो है वो रिसीव करी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वर्ड एग्रीमेंट, देन जो है जिस पार्टी ने वो मनी या कोई एडवांटेज दी है दैट पार्टी इज़ लीगली ऑब्लिगेटेड टू रिस्टोर इट और टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इट। मतलब या तो वो रिस्टोर कर सकती हैं या उसके लिए कंपनसेशन ले सकती हैं। सो ये थे दो ऑप्शंस आपके जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अब मैचिंग पे आते हैं वापस। अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैचिंग है आंसर, डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज एंड डटन वर्सेस फूल। अगर आपको एक भी समझ आ गया तो आप जो है वो दो बाकी जो है वो कर सकते हो। वापस से मैचिंग पे आते हैं। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस लॉ तो आपको पता चल गया, डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज, ठीक है। एक आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब दत्तन वर्सेस पूल में भी ये बोला गया था, सिस्टर ने अपने ब्रदर को जो है वो स्यू करा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट एंड इट वाज हेल्ड दैट शी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू हर ब्रदर। सो इसमें ये हेल्ड डाउन हुआ था क्योंकि उसके ब्रदर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी देगा, तो बाद में उसने नहीं दी थी तो उसकी सिस्टर ने उसको स्यू कर लिया था। तो अब इसमें ये सेम क्वेश्चन था कि क्या वो जो बेनिफिशियरी है वो स्यू कर सकता है या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट वॉज द जजमेंट वॉज गिवन इन हर फेवर। सो इसमें भी दत्तन वर्सेस पूल में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी। तो ये दो केस लॉ आपके दो मैचिंग सॉल्व हो गए। अब रेस एक्सटेंशन, एक्सटेंड थिंग्स की बात है। मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बताई हैं एंड उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी एंड सेक्शन 65 के बारे में भी बताया। एक्सटेंशन के साथ जो है वो केस लॉ रिलेट करता है कोटियर वर्सेस हेस्टीज, जिसमें एक मर्चेंट होता है जिसका नाम है कोटियर। वो शिप करता है कार्गो कॉर्न की सैलोनिका से लंदन की तरफ। ट्रांजिट के टाइम जो है वो कॉर्न जो है फर्मेंट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, जिसके कारण शिप मास्टर को जो है वो कार्गो लोकली सोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। एग्रीमेंट से पहले वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब लंदन में कोटियर वॉज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये चीज़ जो है वो शिप मास्टर ने जो है वो कार्गो सेल कर दिया। अब इस चक्कर में क्या होता है, कोटियर जो है वो हेस्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं सारे राइट्स कार्गो के तुम्हें देता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद जब हेस्टी को ये बात पता चली कि कॉर्न जो है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, जब उसने बॉट करे थे, ठीक है, जब जिस टाइम पे ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कॉर्न जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तब बायर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर लिया एंड ही रिफ्यूज टू पे द प्राइस। उसने बोला कि मैं तुम्हें जो है वो बाकी पैसे जो हैं वो नहीं दूंगा। अब जब डिस्प्यूट हो गई तो कोर्ट ने क्या हेल्ड डाउन किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वॉइड होगा अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। जब एग्रीमेंट होने से पहले ही सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेल हो चुका है तो एग्रीमेंट कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि नीदर पार्टी जो है वो बाउंड नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के कारण। मतलब अब ये इम्पॉसिबिलिटी ही होगी ना कि कौन जो है वो फर्मेंट हो गया एंड ओवर हीट हो गया जिसके कारण उनको सेल करनी पड़ी। तो अब इम्पॉसिबिलिटी है तो जो है वो पार्टी दूसरी पार्टी क्यों पे करे। सो सब्जेक्ट मैटर अगर है ही नहीं तो सेल भी नहीं हुई तो प्राइस भी वो पे नहीं करेगा। सो इट वॉज हेल्ड इन दैट केस। ठीक है, वापस अगर हम अपनी मैचिंग पे आएँ तो रेस्ट एक्सटेंशा के साथ कोर्टियर वर्सेस हेस्टीज, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेलफ वर्सेस सेल्फ्रिज, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दत्तन वर्सेस पूल। अब एक बच गया हमारे पास अंडर इन्फ्लुएंस का आंसर होगा एल्केड वर्सेस शिनर। सो ये सारे जो हैं आपके ऑप्शंस जब आप मैच कर लोगे तो नीचे कोड होता है ABCD। इट मीन्स अगर A4 के साथ है तो आपने चेक करना है A4 के साथ किस में है, तो A4 के साथ D ऑप्शन में जा रहा है। सेकंड B जो है वो किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, तो B2 पे अब ये देखो 3 ऑप्शंस 2 है। फिर आपने नेक्स्ट देखना है C आपका आंसर है 3, तो आपने देखना है C भी अब 3 में जा रहा है। फिर आपने नेक्स्ट में D जो है वो 1 है, तो D1 किस में ही है, तो इट मीन्स आपका राइट आंसर D होगा। 4231 ये है कोड आपका मैचिंग का। ऐसे करनी है मैचिंग सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोन एज। अब ये परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये प्रोविजन आती है, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रिपुडिएशन। इसका मतलब होता है नोवेशन, चेंज ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि नेचर जो है ऑब्लिगेशन का वही चेंज हो गया है। एग्जाम्पल अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू पार्टीज़ हैं, तो नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एकदम चेंज हो गया, पार्टीज चेंज हो गई हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन द, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हम मानेंगे कि उन्होंने कंसेंट करा है किसी चीज़ के ऊपर, जब वो एग्री करेंगे डैश थिंग इन द डैश सेंस, इट मीन्स सेम थिंग होनी चाहिए सेम सेंस में, देन इट इज़ सेड दैट दे हैव कंसेंटेड, राइट। नेक्स्ट इज in case of conflict of jurisdiction of the courts, the incidence of a contract shall be governed by the law of the place where contract is made, performed, acceptor reside, proposer reside। अगर jurisdiction का conflict हो जाता है, ठीक है, incidence of contract governed by law of place when the where the, अब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेस पे हुआ है या जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की बनेगी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ड्यूटी टू स्पीक मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओबेरमा फाइट्स। अगर कॉज ऑफ एक्शन इज सो डायरेक्टली कनेक्टेड क्वांटम मेरिएट, देन रीजनेबल अमाउंट टू बी पेड फॉर वर्क डन एक्स कॉन्ट्रैक्ट शू। ठीक है, ये आपको मीनिंग जो है एज इट इज़ ही लर्न करने पड़ेंगे। अगर हम कोड की बात करें तो इसका होगा ए जो मैच कर रहा है 4 के साथ, ए हमने देखना है 4 के साथ मैच 2 ऑप्शंस में हो रहा है। नेक्स्ट मूव बी पे करेंगे, ड्यूटी टू स्पीक 1 के साथ हो रहा है, ये आ रहा है 2 जगह पे। नेक्स्ट मूव करेंगे सी के ऊपर, इफ़ द कॉज ऑफ एक्शन इज सो डायरेक्टली कनेक्टेड इट इज़ मैच विद बी विद 2, तो देखेंगे सी का 2 आ रहा है यहाँ पे एंड डी का आ रहा है 3, तो ये आंसर सी जो है वो राइट होगा 4 1 2 3। नेक्स्ट मैचिंग लिस्ट है, अब जो है वो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, वो कैसे मैच करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र टू शॉफर, कि किससे रिलेटेड होगा, ये फैक्ट नहीं है, ये स्टैंडिंग ऑफर है, इनविटेशन टू ट्रीट है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है। ऑफ़र टू शॉफर, ठीक है, मतलब अगर हमने कोई कार बुक करनी है या हम कोई कार खड़ी है, हम जाके उसको पूछते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है, आप कितने पैसों में लेके जाओगे, तो वो हो गया आपका इनविटेशन टू ट्रीट। नॉन एस्ट फैक्टम, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्ट,
टेंडर स्टैंडिंग ऑफर हो गया, मतलब हम बोलते हैं ना इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ओपन है तो आप इसमें अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो टेंडर होता है एक रीजनेबल सेट ऑफ पीरियड के लिए जो है कोई ऑफर दिया जाता है। नेक्स्ट इज नदम पैक्टम, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है उसको बोलते हैं नदम पैक्टम, ठीक है। ऑफर टू शॉफर 3 है, A3 है कोड, A3 देखना है। नेक्स्ट अगर 2 में है तो फिर नेक्स्ट देखेंगे हम B, नॉन एस्ट फैक्टम, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्ट, B1। अब 2 जगह पे आ रहा है B1 तो नेक्स्ट C पे जाएंगे। टेंडर मीन्स स्टैंडिंग ऑफर, C2 है तो C2 भी 2 पे आ रहा है तो नेक्स्ट D पे जाएंगे। नदम पैक्टम 4 पे है तो D4 2 पे है तो 3 1 2 4 D आंसर राइट होगा। अब फिर से अगेन एक और मैचिंग है, अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कोएर्जन। ये सेक्शन 14 है जब कंसेंट फ्री नहीं होता। किन केसेस में अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कोएर्जन, ठीक है। देन अंडर इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ओबेरमाफाइड्स, फिडुशियरी रिलेशन, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पॉजिटिव असर्शन नॉट वारंटेड बाय इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट। तो अंडर इन्फ्लुएंस होता है आपको कौन जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है जिसके साथ आपकी फिडुशियरी रिलेशन हो। फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट ओबेरमाफाइड्स है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच। नोवेशन मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्शन 62 है, इट मीन्स ये रॉन्ग है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस। वेजरिंग एग्रीमेंट 30, एंटिसिपेटरी ब्रीच 39, एग्रीमेंट ऑन हैपनिंग सेक्शन 36। तो इट मीन्स कि सेक्शन जो है 64 ये वाला जो है वो इनकरेक्टली मैच है एंड इट इज़ द राइट आंसर ए, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इसका सेक्शन 62 है। चेंज इन नेचर, अगेन इट इज़ नोवेशन। If A agrees to pay B ₹1000, if 2 straight lines enclose a space, then such agreement is void. And in case of Bhagwan Das versus Gidhari Lal, it was held that a contract through telephone is concluded at the place where acceptance is heard. So ये याद रखना, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल वाला जो है इसका याद करने के लिए आप याद रखना कि टेलीफोन से रिलेटेड है। जहाँ पे एक्सेप्टेंस हर्ड हुई है माना जाएगा कि वहीं जो है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है। अब स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, या अंडर इन्फ्लुएंस एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है एंड ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। देन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसका मीनिंग समझा है। इट मीन्स दैट ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मे sue ऑन इट और इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक लास्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन आज के लिए हम ये करेंगे डैमेजेस से रिलेटेड। जर्नल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसका मीनिंग है लिस्ट 2 में दिया गया। जर्नल डैमेजेस का क्या मीनिंग होगा? डैमेजेस फिक्स बाय द कोर्ट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। स्पेशल डैमेजेस फॉर द लॉस अराइजिंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस मीन्स डैमेजेस अवॉर्डेड टू सेटन एग्जाम्पल। एग्जाम्पलरी ना उसी के बीच में आंसर आ रहा है, इट मीन्स एग्जाम्पल, तो आप करेक्टली मैच कर सकते हो। देन इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, इट मीन्स प्री एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डैमेजेस एज एडिक्वेट कंपनसेशन। इट मीन्स कि जब पार्टीज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो पहले ही अपने एग्रीमेंट में फिक्स कर लेती हैं कि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई या तुमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया या कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने का खतरा रहता है, तब उस सिचुएशन में ये जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना देगी, या दोनों पार्टीज़ अगर फेल कर जाती हैं, दोनों में से या कोई भी पार्टी फेल कर जाती है तो वो दूसरी पार्टी को इतना पे करेगी। तो ये प्री एस्टिमेटेड अमाउंट होती है कि वो एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो एडिक्वेट कंपनसेशन बनेगी उस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है। तो ये सारे डैमेजेस की फॉर्म है, ये सारी उसकी मीनिंग कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन है। तो ए जो है वो 3 के साथ है मैच, बी जो है वो 2 के साथ, सी 1 एंड डी 4। then the exact right code is B, that is A3, B2, C1, D4. so that's all for today. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैचिंग जब आ जाए तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं
एंड जितने मैं आज के लिए आपको इस वीडियो में समझा सकती थी उतने मैंने बताए. Stay tuned for more videos, and if you like my content, please do share, like and subscribe my channel. Thanks for watching.